आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले बात उस परीक्षा की जो फेल हो गई। कल बीपीएससी की परीक्षा लापरवाही और चूक की वजह से फेल हो गई। लाखों प्रतियोगी छात्रों का भविष्य एक बार फिर दांव पर लग गया। पेपर लीक कांड की जांच तो तेज हो गई है, लेकिन सवाल कायम है कि बार बार प्रश्न पत्र लीक क्यों हो जाते हैं। कुव्यवस्था की ये तस्वीरें रविवार की हैं। जब हम लोगों ने मांग किया ये क्या चल रहा है तो वहाँ के टीचर, मेरे पास प्रूफ है, वीडियो भी है, उन्होंने हाथापाई किया। बीपीएससी की ऐसी परीक्षा शायद ही कभी हुई होगी। ऊपर से जो मेन अधिकारी है वो बोलता वायरल हुआ, तुम्हारे लिए हुआ है, बताइए बच्चों के लिए वायरल हुआ है। और शायद ही कभी किसी ने समय से पहले छात्रों को पेपर सॉल्व करते देखा होगा। विथ क्लोज्ड विंडो एंड डोर पूरा एग्जाम लिया जा रहा है, 12 से पहले से पेपर हो रहा है। इस ढंग से बीपीएससी की परीक्षा में हंगामा भी शायद ही कभी हुआ होगा। हॉल नंबर 1 और हॉल नंबर 2 में OMR भी दे दिया गया था और क्वेश्चन पेपर भी दे दिया गया था और बच्चे क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहे थे। कोई पेपर फाड़ रहा था तो कोई वीडियो बना रहा था। तस्वीरें आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज की हैं। सवाल है कि क्या इसी सेंटर से पेपर वायरल हुए थे? क्या आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज में ही रची गई थी पेपर लीक की पूरी साजिश? इन सवालों के जवाब तो जांच के बाद ही मिल पाएंगे, लेकिन पूरे मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई के रडार पर इसी कॉलेज के लोग हैं। EOU की टीम ने आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल योगेंद्र सिंह और सेंटर मजिस्ट्रेट जयवर्धन गुप्ता समेत 4 लोगों से पूछताछ की। भोजपुर के बलहारा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी और वीर कुंवर सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल समेत जो 4 कर्मी हैं उनसे पूछताछ हुई है। उसके बाद जो इनपुट मिला है उसके आधार पर यह टीम जो है पटना से रवाना हो रही है। तस्वीरों में एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर हम आपको दिखा पा रहे हैं। यही टीम जो है वो जाँच के लिए यहाँ से और कार्रवाई के लिए निकली है। जो इनपुट मिला है, जो पूछताछ हुई है उसके आधार पर जो जानकारी मिली है, ये टीम यहाँ से देखिए बाएं साइड टर्न लेगी और यहीं से यह टीम फिलहाल आरा के लिए प्रस्थान करेगी। उसके अलावा कई दूसरे जिलों में भी यह टीम जाएगी। बीपीएससी के सचिव जीउत सिंह मानते हैं कि आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज से ही सबसे ज्यादा पेपर लीक होने का संदेह है। कंक्रीट तौर पर इसको हम नहीं बता सकते हैं कि कहां से लीक हुआ, लेकिन जो आप लोग के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना मिल रही है, उसमें एक सूचना यह आ रही है कि एक सेंटर में कुछ अव्यवस्था फैली थी। हो सकता है कि वहां से वायरल हुआ हो। बीपीएससी का पेपर जहां से भी लीक हुआ हो, इस पेपर लीक कांड ने बीपीएससी के भरोसे पर सवाल खड़ा कर दिया है। जब तक बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक कांड के गुनहगारों का पता नहीं चलता, जब तक पेपर लीक कांड के दोषी सलाखों के पीछे नहीं पहुंचते, तब तक बीपीएससी सहित बिहार की किसी भी परीक्षा पर छात्रों का भरोसा बहाल नहीं होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। चलिए, जानना बेहद जरूरी है कि बीपीएससी पेपर लीक कांड में अब तक क्या हुआ है। गाड़ी तो आरा की तरफ निकली जो जांच करने गई थी, जिसमें EOU के अधिकारी थे, लेकिन अब तक क्या हुआ ये हम आपको बता रहे हैं। कल बीपीएससी 67वीं की पीटी परीक्षा थी। बिहार भर में 1083 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा से पहले पेपर वायरल हो गया था। शुरुआती जांच में आरा की वीर कुंवर सिंह कॉलेज से ही पेपर लीक होने की संभावना जताई गई। पेपर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई। कल बीपीएससी की परीक्षा और किस तरीके से 3 घंटे के भीतर यह सब कुछ होता रहा। पेपर लीक कांड में आज देर शाम पहली बार केस दर्ज हुआ। आर्थिक अपराध इकाई ने अपने ही थाने में केस दर्ज किया है। डीएसपी स्तर के जो अधिकारी हैं वो केस का आईओ हैं, यानी कि इन्वेस्टिगेशन अधिकारी, उन्हें बनाया गया है। और आज 12 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई है। पटना के भी कई लोगों से पूछताछ हुई है। आज शाम केस दर्ज हुआ है और कई बिंदुओं पर जानकारी मांगी जा रही है। तो बीपीएससी ने कई साक्ष्य उपलब्ध भी कराए हैं। डीएसपी स्तर के अधिकारी आईओ बनाए गए हैं जो जांच करेंगे और साक्ष्य उपलब्ध जो कराए गए हैं उन सभी को एविडेंस मानकर यह जांच अपनी दिशा में है। तो जाहिर तौर पर पेपर लीक कांड से बीपीएससी की साख पर बट्टा लगा है। लिहाजा इस पूरे मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद सख्त हैं। उन्होंने साफ कहा है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी और ऐसी रणनीति बनानी होगी कि आगे से ऐसा ना हो।
सब लोगों से बातचीत किए हैं, उन लोगों ने तुरंत एक्शन लिया है और इसको जो पुलिस को हैंडओवर किया है तो उसके बाद वो भी जांच कर रहा है, बहुत जल्दी जांच कर रहा है। हमने तो यही कहा है कि जितना जल्दी हो सके उतना करिए, क्योंकि इस तरह की बात कैसे होगी जब कहीं भी हर जिले में भेजा जाता है और कहीं किसी जगह से कोई लीक किया है, कैसे लीक किया, ये तो जो परीक्षा देता है उसके हाथ में जाना है। लेकिन जो रखा जाता है हर लोगों के लिए कि जितने लोग हैं उतना, तो अगर कहाँ से किसी ने लीक कर दिया तो ये बात तो देखना पड़ेगा कि किसने कौन गड़बड़ी किया, और इसको पूरा ये जांच करेंगे कि जो भी गड़बड़ी किया उस पर एक्शन होगा, और इसको बचाव के लिए भी और भविष्य में कि ताकि कोई कुछ इस तरह का नहीं कर सके। अब इस खबर को समझने की कोशिश कीजिए कि आगे क्या होने वाला है। फिर से परीक्षा होगी, आगे यही होना है, फिर से परीक्षा होगी, लेकिन तारीख की घोषणा नहीं की गई है। जो पहली जानकारी हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि फिर से परीक्षा होगी, लेकिन तारीख तय नहीं है और इसकी घोषणा नहीं की गई है। रिपोर्ट आने के बाद इस पर फैसला होगा। जांच रिपोर्ट के बाद पीटी की जो तारीख है वो बताई जाएगी। अनुमंडल स्तर पर परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाने की बात सामने आ रही है, जो बड़ी जानकारी है, और तारीख फिलहाल अभी नहीं बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि रिपोर्ट आने के बाद तारीख पर बात बनेगी। तो जांच की रिपोर्ट आने के बाद पीटी की परीक्षा होगी। अनुमंडल स्तर पर परीक्षा केंद्र जहां तक बनाने की बात है, इस बार प्रयोग किया गया था नया, लेकिन वो फेल हो गया। और जो ये वायरल प्रश्न पत्र जिसे लीक कहा जा रहा है और लीक हुआ भी, इसके कारण परीक्षाएं रद्द हो गई। और ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि परीक्षा कब होगी। जो छात्र हैं वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द परीक्षा हो जाए, लेकिन सवाल ये है कि अब बिना पुख्ता तैयारी के ऐसा संभव नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अतिक्रमण के आक्रमण की। सीएए विरोधी आंदोलन की वजह से सुर्खियों में आया दिल्ली का शाहीन बाग एमसीडी की कार्रवाई को लेकर चर्चा में रहा। यहां एमसीडी की टीम अतिक्रमण हटाने बुलडोजर के साथ पहुंची थी, लेकिन भारी विरोध हो गया और इस बीच एमसीडी को बैरंग वापस लौटना पड़ा। रिपोर्ट देखिए, फिर खबर समझिए। तस्वीरें दिल्ली के शाहीन बाग की है, जहां सोमवार को एमसीडी के अतिक्रमण हटाओ अभियान को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। अभियान के खिलाफ स्थानीय लोगों ने तो जमकर हंगामा किया ही। विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी एमसीडी के बुलडोजर के आगे बैठ गए और बीजेपी के विरोध में जमकर नारेबाजी की। भाजपा के आदेश, गुप्ता के आदेश पर इस तरह से नफरती बुलडोजर शाहीन बाग और गरीबों को उजाड़ने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस पार्टी ये बिल्कुल नहीं होने देगी। भारी हंगामे और विरोध के बीच आम आदमी पार्टी के स्थानीय विधायक अमानतुल्लाह खान भी मौके पर पहुंचे और इलाके में किसी भी तरह के अतिक्रमण के न होने का दावा किया। जब यहाँ कोई इंक्रोचमेंट है ही नहीं तो ये आए क्यों हैं? बताओ क्यों आए ये पूरे वार्ड में आप बोल रहे हैं कि इंक्रोचमेंट नहीं। अरे जहाँ है मुझे बताएं, मैं हटवा लूंगा। जहाँ जहाँ है मुझे बताएं, मैं हटवा लूंगा। मैं लोकल विधायक हूँ। भारी विरोध और हंगामे के बीच एमसीडी शाहीन बाग में सिर्फ एक घर के आगे खड़ी लोहे की रॉड्स को हटा पाई, जो कि शैटरिंग के काम के लिए लगी थी। बाकी की कार्रवाई किए बगैर एमसीडी का बुलडोजर वापस लौट गया। दुर्भाग्य है कि जब अतिक्रमण होता है उस समय वो धर्मनिरपेक्ष बनता है, और जब अतिक्रमण पर कार्रवाई होती तो उसको सांप्रदायिक चश्मे से देखा जाता है। आप जितने भी लोग हैं, जो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, इस तरह की राजनीति जो लोग कर रहे हैं, जनता उनको देख रही है। इस बीच शाहीन बाग का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सीपीएम ने याचिका दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए पूछा कि मामले में पीड़ितों की जगह राजनीतिक दल ने अदालत का दरवाजा क्यों खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पहले दिल्ली हाई कोर्ट जाने को कहा और वहां राहत न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट आने को कहा, जिसके बाद सीपीएम ने अपनी याचिका वापस ले ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो इस खबर को समझिए कि आखिर शाहीन बाग को लेकर इतना बवाल क्यों है।
तो शाहीन बाग वही जगह है जहां सीए और एनआरसी को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था। सड़क जाम कर महिलाओं ने सीए के खिलाफ कई हफ्तों तक आंदोलन किया था और इस आंदोलन के चलते 55 दिनों तक इस सड़क पर चक्का जाम रहा और इसकी वजह से हाईवे तक बंद रहा था। जो लोग थे उन्हें महीनों तक परेशानियों का सामना करना पड़ा था और टेंट लगा दिए गए थे और इस आंदोलन के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हालांकि कोरोना महामारी के चलते यह प्रदर्शन बिना किसी परिणाम के खत्म कर दिया गया। शाहीन बाग दिल्ली के दक्षिण इलाके में स्थित एक आवासीय क्षेत्र है। यमुना के किनारे स्थित यह दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाली सड़क पर स्थित है। यह दक्षिणी दिल्ली महानगर निगम के अंतर्गत आता है और एमसीडी के मुताबिक अवैध निर्माण किया गया है, जिसे हटाना जरूरी है। तो चलिए अब्बा, तो आगे बढ़ते हैं। क्या है घुसखोरी का घूंघट कनेक्शन? आइए चलिए, कैश की पूजा। जी हां, झारखंड का घुसखोरी कांड अब घूंघट तक पहुंच चुका है। आप सोच रहे होंगे कि घुसखोरी कांड का घूंघट से क्या मतलब है, क्या लिंक है, आखिर इस पूरे कांड में घूंघट कहां से आ जाता है? तो जानने के लिए पहले रिपोर्ट और उसके बाद खबर को समझाएंगे। क्या है घुसखोरी का घूंघट कनेक्शन? आईएएस पति की काली डायरी का राज क्या है? पति के बाद क्या अब आईएएस पूजा की बारी? सोमवार को 3 बजे के करीब रांची के ईडी के दफ्तर में घूंघट वाली 2 महिलाएं पहुंची। हरे और लाल रंग की सूट पहने पहली महिला के हाथ में बैगनी रंग का बैग था और चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था, जबकि दूसरी महिला सुर्ख लाल सूट में पीछे पीछे थी। उस महिला के हाथ में सफेद रंग का पर्स था। गाड़ी से उतरने के बाद दोनों महिला तेजी से ईडी के दफ्तर में घुस गईं। हर कोई ये सोच रहा था कि घूंघट की आड़ में ईडी के दफ्तर में पहुंचने वाली ये महिलाएं हैं तो हैं कौन? कोई पूजा सिंघल का रिश्तेदार बता रहा था तो कोई अभिषेक झा का। काफी देर बाद ये साफ हुआ कि ये दोनों महिलाएं आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए की रिश्तेदार हैं। सुमन जी के रिश्तेदार हैं। सुमन जी के रिश्तेदार हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। मुलाकात हमारी नहीं हो पाई है। जांच होने के बाद अपना पक्ष जरूर रखेंगे। जिस शख्स की वजह से इन 2 महिलाओं को चेहरा छुपाना पड़ा, दुपट्टे को ढाल बनाना पड़ा, अब आप उस शख्स के चेहरे को भी देखिए। यही है सुमन कुमार सिंह, जो आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा का चार्टर्ड अकाउंटेंट है। जिसके ठिकाने से 6 मई को 17 करोड़ से ज्यादा के नोट मिले थे। छापेमारी के दौरान इसने कबूल भी किया था कि 17 करोड़ से ज्यादा की ये नोटों की गड्डियां उसी की हैं। कुछ हुआ था 17 करोड़ रुपए कहाँ से आया? ये पैसा कहाँ से आया? इतना ह्यूज अमाउंट जो पैसे की बरामदगी हुई है कहाँ से हुई? ये सारे पैसे मेरे ही हैं। आपके पास इतना ज्यादा कैश, जब भारत सरकार कहता है 2 लाख से ज्यादा कैश नहीं रख सकते, तो आप कितना पैसा कहाँ से आया? एक्चुअली अभी 1 सप्ताह पहले का ही ये है। 1 सप्ताह पहले का ही ये है और रिसेंटली इसीलिए ना ही हमने इनकम टैक्स में ये किया है, ना ही वो क्या है, वो इस असेसमेंट ईयर में करेंगे। इधर आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा से ईडी ने रविवार को तकरीबन 11 घंटे तक पूछताछ की थी। लिहाजा सोमवार को अभिषेक झा इस काली डायरी और डॉक्यूमेंट के साथ पूरी तैयारी से पहुंचे थे, जिनसे सोमवार को भी गहन पूछताछ हुई। रविवार को ईडी ने पूछताछ में पूजा सिंघल के पति से 1-2 नहीं बल्कि 60 सवाल दागे थे, जिसका माकूल जवाब वो नहीं दे पाए थे। अभिषेक झा और सुमन सिंह दोनों को आमने सामने बैठाकर 8 घंटे तक पूछताछ की गई थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मंगलवार को झारखंड की खान सचिव आईएएस पूजा सिंघल से पूछताछ हो सकती है। मतलब पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए निरंजन कुमार की रिपोर्ट। जी, कि आखिर आईएएस पूजा सिंघल का कैश कनेक्शन क्या है?
तो पूजा सिंघल झारखंड की एक सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, जिनके बारे में एक सबसे पहली लाइन यही है कि एक सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, 2000 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। उनके पास उद्योग सचिव और खान सचिव का प्रभार है। इसके साथ पूजा सिंघल झारखंड राज्य खनिज विकास निगम की चेयरमैन भी हैं। ईडी पूजा सिंघल के खिलाफ शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई कर रही है, जिसमें आरोप लगाया गया कि वो अपनी मर्जी से खनन के लिए ठेके अपने पसंद के ठेकेदारों को दे रही हैं। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार ने यह शिकायत फरवरी 2022 में ईडी के पास दर्ज कराई थी। खनन लीज को लेकर सोरेन को निर्वाचन आयोग नोटिस जारी कर चुका है। 2 मई को भारतीय निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक नोटिस जारी किया था और यह नोटिस उनके खिलाफ एक खनन लीज पर पद का लाभ लेने के आरोप पर जारी हुआ था। आयोग ने सोरेन से सफाई मांगी कि उनके पक्ष में खनन पट्टा जारी करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए, जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A का उल्लंघन है। जाहिर है यह तमाम मामलों का कनेक्शन हो सकता है, हालांकि जांच अभी जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 4 दिन पहले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अचानक राजधानी पटना पहुंचे थे। किसी को नहीं पता था कि धर्मेंद्र प्रधान पटना आने वाले हैं। आए हैं तो मकसद क्या है? उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की, दूसरे दिन दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उस मुलाकात पर अटकलों का बाजार गर्म था। आज उस मुलाकात को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा, देखिए। ये तस्वीरें 23 अप्रैल की हैं, जब सीएम नीतीश कुमार का पता बदल गया था। 18 गाय समेत सीएम का सारा सामान ट्रैक्टर पर लादकर एक अड़े मार्ग से 7 सर्कुलर रोड वाले बंगले में शिफ्ट किया गया था। उस वक्त भी नीतीश कुमार को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। सीएम के शिफ्टिंग के 12 दिनों बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अचानक पटना पहुंचे और नीतीश कुमार से मुलाकात की। खबर इस वक्त पटना से, जहां पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पटना पहुंचे हुए हैं। सीएम नीतीश से मुलाकात उन्होंने की है करने मार्ग के आवास पर। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद दिल्ली लौटने के दौरान जब धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात को लेकर जब सवाल किया गया तो धर्मेंद्र प्रधान ने एक शब्द भी जवाब में नहीं बोला था। सर कैसी रही मुलाकात सर? जी जी सर कुछ बताएंगे? अभी मुलाकात हुई सीएम साहब से, कैबिनेट का विस्तार वगैरह कुछ होने वाला है, बदलाव कुछ? अब उस मुलाकात के 4 दिनों बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्कुराते हुए मतलब समझाया और बताया कि वो मुलाकात सिर्फ मुलाकात ही थी और कुछ नहीं। हमको भी तो देख करके आश्चर्य होता है कि न्यूज़ में क्या होता है, कोई बात हुई नहीं है, कोई चर्चा हुई नहीं है। और वैसे ही बहुत पुराना, आप मालूम है वहां से एमपी भी रहे, राज्यसभा के सदस्य भी यहाँ से रहे। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।